सबसे पहले अपने आप को यहां पर क्लियर कर दो दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, दैट इज नॉट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये बेसिक चेंज है वो अपने को समझ में आना चाहिए कि व्हाई द जीएसटी इज एप्लीकेबल। सर जीएसटी क्या है और जीएसटी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? स्टूडेंट्स, जीएसटी की रिक्वायरमेंट आज से नहीं है, जीएसटी की रिक्वायरमेंट तब से है जब से गुड्स खरीदा और बेचा जाने लगा, जब से गुड्स प्रोड्यूस किया जाने लगा। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द जीएसटी? तो जीएसटी टैक्स कैश कैडिंग इफेक्ट्स को रोकने के लिए है। वन नेशन वन टैक्स के बेसिस पर एक टैक्स प्लानिंग है जिसके थ्रू बहुत सारे टैक्सेस को पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सर जीएसटी की हिस्ट्री क्या है? स्टूडेंट्स, सबसे पहले 1954 के अंदर फ्रांस ने अपनी कंट्री में जीएसटी एप्लीकेबल किया था। उसके बाद में कनाडा ने 1980 के अंदर जीएसटी एप्लीकेबल किया था और उसके बाद बहुत सारे देशों ने जीएसटी एप्लीकेबल किया। अराउंड 160 कंट्रीज इंप्लीमेंटिंग जीएसटी इन देयर नेशन। इन 2017 इंडिया भी अपने यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल कर चुका है। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी? व्हाट इज जीएसटी? तो बेटा जीएसटी इज द प्रपोज्ड टू बी कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट्स, इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस इंप्लीमेंट होते हैं। एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग डीटी बोलते हैं और दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हेन एन इंडिविजुअल डायरेक्टली पे देयर टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। हम अपनी इनकम पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं उसको? डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेंगे, ये देखो जो मैंने कमाया है उस पर आप सीधा सीधा टैक्स ले लो, ये डायरेक्ट टैक्स है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे नहीं करते, इसके बावजूद हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं बाय वेरियस इंटरमीडियरीज। अच्छा, आप सभी गुड्स परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं? ऑब्वियसली सर, हम सब लोग गुड्स परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कभी किसी गुड्स की एमआरपी देखी है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स सी द एमआरपी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द गुड्स? सर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स सी दैट एमआरपी। ठीक है, तो उस एमआरपी पे क्या लिखा हुआ होता है? सर 35 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस, इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस। ऑल टाइप ऑफ टैक्सेस का मतलब क्या हो गया कि इस एमआरपी के अंदर, इस 35 रुपीज के अंदर आप बहुत सारे टैक्सेस को भी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो क्या आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाते हो, देखो सर मैंने 35 रुपीज की ये कोल्ड ड्रिंक परचेज की है, इसके अगेंस्ट में ये 2 रुपए आप मेरे से टैक्स ले लो? नहीं, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाते। आप क्या करते हो, वो टैक्स रिटेलर को देते हो, रिटेलर होलसेलर को देता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है और फिर वो मैन्युफैक्चरर उस टैक्स को गवर्नमेंट के पास जमा कराता है। क्या रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर ने अपनी जेब से पैसा दिया है क्या? बोले नहीं सर, उन्होंने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं दिया, ये पैसा तो कंज्यूमर का है। तो कंज्यूमर गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे ना करके इसको इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास भेज रहा है। इस वजह से इस टैक्स लायबिलिटी को हम लोगों ने क्या कहा? क्या कहा इसको हमने? इनडायरेक्ट टैक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? ये समझ में आ गया आप लोगों को कि ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इंडिया में दोनों ही टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं। अब इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत ज्यादा है। सर कितने ज्यादा है? ये देखो, सेंट्रल टैक्सेस
जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करती है, जिसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी किसके लिए है सर? ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। किसके ऊपर है बेटा? ये मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। सेंट्रल सेल्स टैक्स, अगर कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स सेल कर रहा है, सपोज दैट इफ आई एम सेलिंग माय गुड्स फ्रॉम द राजस्थान टू द मध्य प्रदेश, तो मुझ पर क्या लगेगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। अगर कोई पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर लगेगा सर्विस टैक्स। दिस इज इंप्लीमेंटेड ऑन द सर्विस टैक्स। Additional duties of the customs when we import or export some goods from another countries, ठीक है, तो उस पर जो ड्यूटीज लगती है उसे कहते हैं हम लोग कस्टम ड्यूटी। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एक्साइज ड्यूटीज लेविड ऑन टेक्सटाइल और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ टैक्सेस हैं जो वो हम पर एप्लीकेबल करती है। सर कैसे? परचेज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वेट, सरचार्ज एंड सेल्स, एंट्री टैक्स, वो टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस और एडवर्टीजमेंट, लॉटरी टैक्स, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट पे हम पर एप्लीकेबल। अब मुझे एक बात बताएं, अगर किसी एक पर्सन को ये सारे टैक्सेस पे करने के लिए कहा जाए तो वो बिजनेस करेगा या केवल टैक्स की डेट्स को ध्यान में रखेगा कि इस डेट पर मुझे ये टैक्स पे करना है, अदरवाइज गवर्नमेंट पेनल्टी और लगा देगी। बहुत सारे टैक्सेस हो गए यहां पर, हो गए या नहीं हो गए? बहुत सारे टैक्सेस हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सोचा कि यार क्यों ना मैं अपने टैक्स पेयर्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दूं। बोले सर कैसे? इतने सारे टैक्सेस हैं, इन सारे टैक्सेस को खत्म कर दे और उनके ऊपर सिर्फ एक टैक्स लगाया जाए। वन नेशन वन टैक्स। उन्होंने क्या पॉलिसी यूज करी? वन नेशन वन टैक्स। और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एप्लीकेबल कर दिया जीएसटी। क्या एप्लीकेबल कर दिया उन्होंने? जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कि आप चाहे गुड्स मैन्युफैक्चर करो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड करो, चाहे आप कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी करो, चाहे आप कोई एंटरटेनमेंट सर्विस प्रोवाइड करो, चाहे आप कुछ भी करो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी। तो इतने सारे टैक्सेस को खत्म करके गवर्नमेंट ने सिर्फ एक टैक्स एप्लीकेबल कर दिया, दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी? जीएसटी इज प्रपोज टू बी कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? So those tax which is imposed by the government to the consumer, but consumer pay it indirectly to the government via किसके थ्रू देते हैं ये? सर ये रिटेलर्स के थ्रू जाता है, होलसेलर्स के थ्रू जाता है, ये मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू जाता है, पर कंज्यूमर सीधा गवर्नमेंट को जाकर के इसको पे नहीं करता। It will replace all indirect taxes levied on goods and services by an Indian central and state governments। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन से टैक्सेस इंप्लीमेंट कर रखे थे बेटा? ये रही उसकी लिस्ट, जिनको जीएसटी ने खत्म कर दिया। सेंट्रल लेवल पर इतने टैक्स थे, स्टेट लेवल पे इतने टैक्स, तो टोटल इन सारे टैक्सेस को खत्म करके एक ही टैक्स एप्लीकेबल किया गया, जीएसटी। अब मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी एप्लीकेबल करने वाली कौन सी कंट्री है? Which country implemented GST in their nation in first? Very good, France। उसके बाद वेरी गुड, और उसके बाद तो बहुत सारी कंट्रीज हुई, लगभग 160 कंट्रीज ने जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया, ठीक है ना। अब हमने जीएसटी एप्लीकेबल क्यों किया? व्हाई वी एप्लीकेबल दैट जीएसटी? सर सबसे इंपॉर्टेंट था, जीएसटी एलिमिनेटेड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। क्या मतलब होता है कैस्केडिंग इफेक्ट का? टैक्स ऑन टैक्स। बहुत बार क्या होता था, हमारे यहां पर बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पर हमको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं।
लेकिन गवर्नमेंट जब आगे नीचे की साइड में इसको रिप्लेस कर देते हैं तो गवर्नमेंट उस टैक्स पर भी टैक्स पे कर देती है। मतलब हम जो एडिशनल कमा रहे हैं उस पे तो हम टैक्स पे करें, उसके अलावा जिस अमाउंट का टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया उस पर भी हमें वापस टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है हमारे जीवन में। हमारी लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। मतलब हमें उस पर भी टैक्स पे करना है जिस पर हम टैक्स पे कर चुके हैं, और उस पर भी टैक्स पे करना है जो प्रॉफिट हम लोगों ने अर्न किया है। तो हमारे ऊपर ड्यूल टैक्सेशन पॉलिसी एप्लीकेबल हो रही थी। तो दैट इज कॉल्ड कैश कैडिंग इफेक्ट। इस कैश कैडिंग इफेक्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला देखो। ये ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कार 2,50,000 रुपीज, प्रॉफिट ऐड किया बेटा 50,000 रुपीज, तो टोटल सेल वैल्यू कितनी हो गई 3 लाख रुपीज। अब मैन्युफैक्चरर ने किया है तो मैन्युफैक्चरर के ऊपर एप्लीकेबल क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी। क्या एप्लीकेबल होता है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगभग 10% थी, तो 30,000 रुपीज यहां पर हमारे ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो गया। तो मुझे एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द गुड्स एज अ होलसेलर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर को कितना पे करना पड़ेगा सर, हमें पे करना पड़ेगा 3,30,000 रुपीज। अब सपोज दैट डिस्ट्रीब्यूटर ने बिना कोई प्रॉफिट ऐड किए उसे एज इट इज कंज्यूमर को सेल किया, तो सेल पर, ट्रेडिंग एक्टिविटी पर क्या एप्लीकेबल हो रहा है, वेट। और वेट भी सपोज दैट 10% है, तो 3,30,000 रुपीज का 10% कितना हो गया, 33,000 रुपीज। तो कंज्यूमर कितना पे कर रहा है, 3,63,000 रुपीज। अब मुझे बताओ ये 33,000 रुपीज में से अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो 3 लाख रुपीज तो एक्चुअल कॉस्ट है जिस पर मुझे टैक्स पे करना चाहिए। वेरी गुड, मैंने टैक्स पे किया। ये जो 3,000 रुपीज एडिशनल टैक्स में पे कर रहा हूं वो क्यों पे कर रहा हूं, बिकॉज मैंने पहले एक्साइज ड्यूटी पे कर दी थी 30,000 रुपीज की। तो 3 लाख रुपीज का 10% कितना हो गया, 30,000 रुपीज। और ये 30,000 रुपीज जो मैंने एक्साइज ड्यूटी पे की, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, उस पर गवर्नमेंट वापस मुझसे वेट रिसीव कर रही है 3,000 रुपीज का। तो ऐसे ही तो ये 30,000 रुपीज बना, हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, सर जब मैं ये 3 लाख रुपए पे पहले ही 30,000 रुपए पे कर चुका हूं, तो मुझसे वापस इस 3 लाख पर 30,000 रुपए क्यों लिए। अरे यार सर ये तो बड़ा घोटाला हो गया। मतलब 3 लाख का गुड्स अगर कोई आदमी 4 बार बेचेगा तो गवर्नमेंट उस 3 लाख पर 4 बार टैक्स लेगी। मतलब आप उस इनकम पर टैक्स ले रहे हो जिस पर हम पहले ही टैक्स पे कर चुके हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया। इवन जो टैक्स हमने आपको पे किया है उस पर भी आप वापस हम पर टैक्स लगा रहे हो, ये भी बड़ी समस्या हो गई। इसका मतलब कंज्यूमर की जेब पर 33,000 रुपीज का एडिशनल प्रेशर आ गया, एडिशनल भार आ गया उसके ऊपर। आया या नहीं आया, समझ आया। एक बार वापस देखो, कार की एक्चुअल कॉस्ट क्या है सर, कार की एक्चुअल कॉस्ट है 3 लाख रुपीज। आपने एक बार टैक्स लगाया था, हमने आपको पे कर दिया। आपने एक बार टैक्स लगाया 30,000 रुपीज, हमने पे कर दिया आपको, ठीक है। और फिर वापस इसे हम जब रीसेल कर रहे हैं तो उस पर भी आप हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हो। मतलब 3 लाख रुपीज पर आप पहले ही टैक्स ले चुके हो, वापस आप हम पर टैक्स लगा रहे हो। मतलब जिस अमाउंट पर आप पहले ही टैक्स ले चुके हो वापस आपने लगा दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं सर, हम दे देंगे। और दूसरा, आपने ये 30,000 रुपीज का भी 10% हमसे ले लिया। मतलब जो टैक्स हमने पे किया है उस पर भी आप हम पर टैक्स लगा रहे हो। ये तो गलत हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। यस और नो बताओ फटाफट फटाफट, गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। ये तो बहुत 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 गलत हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भैया हमने क्या किया, हमने जीएसटी लगाया। बोले जीएसटी में क्या किया,
बोले सर जीएसटी में हमने वही कार की कॉस्ट मैन्युफैक्चरर की 30,000 रुपीज थी। कितनी थी? 30,000 रुपीज थी। हमने उस पर एक्साइज ड्यूटी का 10% लिया, दैट इज कॉल्ड 30,000। हाँ या ना? 30,000 लिया, ठीक है। क्या लिया यहां पर हमने? जीएसटी लिया। क्या लिया? जीएसटी लिया। जब सामने से डिस्ट्रीब्यूटर ने वापस इसको सेल किया तो उसको हमने कहा बेटा 30,000 रुपीज पे कर। उसने कहा सर 30,000 रुपीज में पहले ही पे कर चुका हूं यहां पर, क्योंकि मुझे यहां पर मिल गई इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब जितना टैक्स मैंने पे किया है, क्या जितना टैक्स मैंने उस गुड्स पर पे किया है उतना टैक्स की लायबिलिटी मेरी यहां पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब मेरी लायबिलिटी यहां 30,000 रुपए की बन रही थी और वो 30,000 रुपए तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, मतलब मेरी लायबिलिटी क्या हो गई यहां पर? जीरो। क्या हो गई यहां पर? जीरो। ठीक है। और यहां पर वापस मैंने इसको सेल किया तो यहां पर 60,000 रुपीज से मैं पे जीएसटी लगाया, जिस पर 30,000 रुपए मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो यहां पर मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 3,60,000 रुपीज। मतलब यहां कैश कैडिंग इफेक्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। यहां मैंने टैक्स ऑन टैक्स पे नहीं किया। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द जीएसटी। क्या मुझे एक्साइज ड्यूटी पे करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या मुझे वेट पे करने की जरूरत है क्या? नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या पे करना है? जीएसटी। तो ये बेनिफिट्स हैं जीएसटी के। तो ये जीएसटी के बेनिफिट्स को देखते हुए हम लोगों ने जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का विचार किया। इससे इंडिया की अब चलो हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया पर आते हैं। सर इन 2000 फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमेटी सेटअप की थी। उस कमेटी का उन्होंने चेयरमैन बनाया था असीम दास गुप्ता को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। वो स्टेट मिनिस्टर थे, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस कमेटी ने कहा कि इंडिया में हर एक स्टेट का अपना एक टैक्स मॉडल है। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से टैक्स लेती है। तो क्यों ना इन सारे टैक्सेस को खत्म कर दें और सिर्फ एक टैक्स हम लोग इंप्लीमेंट करें। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या था? हर एक स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट लेना जरूरी था, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि उसका रेवेन्यू खत्म हो जाए, उसका रेवेन्यू पर कंट्रोल खत्म हो जाए। लेकिन उस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी कोई सुनता नहीं था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स अलग अलग हो जाती थी। कहीं पे यूपीए गवर्नमेंट आ रही है, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है, कहीं पर बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इश्यूज इसमें हुए थे। तो ड्यूरिंग द फेस ऑफ द 2000 टू 2005 हम लोगों के यहां पर जीएसटी तो एप्लीकेबल नहीं हुआ, लेकिन 2005 में राजस्थान के अंदर वैल्यू एडेड टैक्स वेट एप्लीकेबल हो गया। इसको क्या कहा? वैल्यू एडेड टैक्स। कि अगर आप गुड्स खरीदोगे बेचोगे तो उसके अंदर आपको हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे, लेकिन अगर आपने सर्विस टैक्स लगा लिया, सीएसटी लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, तो उसकी कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से इन्होंने वेट एप्लीकेबल किया। पर वेट की वजह से भी थोड़ा इश्यू हुआ। तो जब यूपीए गवर्नमेंट की जगह पर एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि सर जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है। इन 2007 जब फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पर, तो उन्होंने कहा कि हम 2010 के अंदर कैसे भी करके जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि जीएसटी बहुत जरूरी है कैश कैडिंग इफेक्ट को रोकने के लिए, टैक्स ऑन टैक्सेस को रोकने के लिए, टैक्सेबल वैल्यू जिस पर टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उस पर वापस टैक्स ना लगे, इसके लिए, ताकि लास्ट कंज्यूमर तक गुड्स सस्ता पहुंच सके, इसके लिए। बोले ठीक है सर, आप ऐसा करो। पी चिदम्बरम ने कहा। पी चिदम्बरम ने बहुत सारे स्टेट्स में बात की, लेकिन वही दिक्कत आई, बीजेपी गवर्नमेंट
कांग्रेस गवर्नमेंट। इन 2015 जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनी थी, जब बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने क्या किया, धीरे 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 सारे स्टेट्स में भी लगभग बीजेपी गवर्नमेंट्स को बनवाना स्टार्ट किया ताकि जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बहुत इजी हो सके। और इन 2016 सितंबर के अंदर उन्होंने, ये देखो 2016 के अंदर उन्होंने लोकसभा के अंदर एक बिल पास करा लिया जीएसटी का, जिसकी एप्लीकेबिलिटी होनी थी 1 जुलाई 2017 से। इवन लोकसभा में और राज्यसभा में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पूरी तरीके से इसको एप्लीकेबल करने का मन बना लिया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस पर अपनी मोहर लगा दी थी 3 अगस्त 2016। 3 अगस्त 2016 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा यस यू आर अलाउड टू एप्लीकेबल द जीएसटी। उन्होंने जीएसटी एप्लीकेबल करने पर पूरा मन बना लिया और 2017 में 1 जुलाई से 2017 में हम लोगों ने जीएसटी एप्लीकेबल कर दिया। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया की बात करें तो नो डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या हो गया कि जिस अमाउंट पर हम ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं उस पर हम वापस टैक्स पे नहीं करेंगे। नो कैश कैडिंग इफेक्ट। कैश कैडिंग इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जिस अमाउंट का टैक्स हम लोगों ने पे किया है उस टैक्स पर हम लोगों को टैक्स पे नहीं करना। कैश कैडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स। ड्यू टू कैश कैडिंग इफेक्ट डिफेक्ट ऑफ टैक्सेशन सिस्टम हैज बीन रिमूव्ड इन जीएसटी। हमने सर्विस टैक्स पे किया, आपने सर्विस टैक्स पे हमसे वापस वेट ले लिया। हमने सीएसटी पे किया, सेंट्रल सेल्स टैक्स पे किया, आपने उस पर हमसे वापस वेट ले लिया। गलत है। रिडक्शन इन करप्शन। अब यहां पर एक चैनल बन जाएगा और इससे करप्शन खत्म हो जाएगा। नो नीड ऑफ ब्यूरोक्रेशन बिटवीन गुड्स और सर्विस। अब गुड्स और सर्विसेज के बीच में किसी तरीके का कोई इशू नहीं रहा, क्योंकि पहले सर्विसेज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे, लेकिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे इन 1994 तब उन्होंने सर्विस टैक्स एप्लीकेबल करवाया था। कब करवाया था ये सर्विस टैक्स एप्लीकेबल? 1994 के अंदर। ठीक है, बाद में सर्विस टैक्स अलग चला और ये अलग चला। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जीएसटी का कंप्लीट हिस्ट्री और व्हाई जीएसटी हैज बीन एप्लीकेबल इन इंडिया, ये वाला टॉपिक हम लोगों ने खत्म किया। नाउ द न्यू टॉपिक इज सर हाउ टू फाइल रिटर्न, हाउ टू फाइल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन द जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, इस पर हम लोग बात करें तो सबसे पहले मैं जीएसटी की साइट आप लोगों के सामने चला देता हूं, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जिन स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वो पूरी तरीके से गलत है। जीएसटी का मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो व्हेन वी वांट टू रजिस्टर आवर ऑर्गेनाइजेशन इन द जीएसटी, अब चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कंपनी हो, उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना तो जरूरी है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सर इसके लिए हमें पास क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए? आधार कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, पैन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। ये देखो आपके सामने आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, ये हमारे पास अगर हैं, और नेक्स्ट एड्रेस प्रूफ, ये हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अब एड्रेस प्रूफ में हम लोग रेंट डीड लगा सकते हैं, हम लोग अपने अगर खुद का प्रीमाइसेस है तो ओन रजिस्ट्री लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं, ऑनरशिप रजिस्ट्री वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, रेंट डीड लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी वांट टू रजिस्टर आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमें सबसे पहले यहां पर सर्विसेज में जाना है और सर्विसेज में आपको यहां रजिस्ट्रेशन नजर आ रहा होगा। आ रहा है क्या रजिस्ट्रेशन नजर? इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोगों के सामने। अब ये देखो न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों के सामने हो गई। ठीक है, हु आई एम, सर आई एम द टैक्स पेयर।
एज अ टैक्स पेयर हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, तो टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। हम कहाँ रहते हैं बताएं? सर राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? ऑब्वियसली सर भिलवाड़ा में। सर व्हाट इज द लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज पर द पेन? एज पर द पेन परमानेंट अकाउंट नंबर जो गवर्नमेंट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है, ये है पैन नंबर। ठीक है, ये है पैन नंबर DTUPM 0788M। DTUPM 0788M। नाम प्रिया माहेश्वरी। ईमेल एड्रेस मैं मेरा ही डाल देता हूं एक बार को। मोबाइल नंबर मेरा ही डल गया है। यहां पर हम लोगों को कैप्चर यहां पर डालना पड़ेगा। ये हमारा इनिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ है जिस पर मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आना बाकी है। ठीक है, अब मोबाइल और ईमेल आईडी पर जब भी हमारे पास ओटीपी आएगी उसके लिए हमारे पास मोबाइल नंबर और ईमेल होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा मोबाइल तो एंगेज है, तो मैंने केवल ईमेल मंगाया है ईमेल पे, तो ईमेल मेरे को यहां पर खोलना पड़ेगा। ये देखिए यहां पर ये ईमेल आ गया है 687394। मोबाइल ओटीपी की भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं मोबाइल ओटीपी भी ले लेता हूं मेरी एक बार। ये मैंने मेरी मोबाइल ओटीपी भी ले ली है। अब देखो इसको मैंने आगे प्रोसीड कर दिया, और जैसे ही मैंने इसको प्रोसीड किया है, ये कह रहा है SMS ओटीपी इज नॉट इनवैलिड। एक बार वापस चेक कर लेते हैं बेटा। 687394 सिक्स।
एक बार वापस ओटीपी अपन मंगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ ओटीपी कुछ मिस्टेक आ रही है। और ये मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, मेरा रजिस्ट्रेशन अपना जीएसटी के अंदर कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा मुझे आधार कार्ड भी यहाँ पर डालना पड़ेगा, इसके अलावा मुझे यहाँ पर एड्रेस प्रूफ डालना पड़ेगा, किन किन गुड्स में मैं डील कर रहा हूँ उसकी एचएसएन डिटेल भी मुझे यहाँ पर देनी होगी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचएसएन फुल फॉर्म? सर एचएसएन का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। इसका मतलब क्या है कि हमने जितने भी गुड्स यहाँ पर रखे हैं उन गुड्स को हमने एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया है और उस नंबर के अकॉर्डिंग अब गुड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया बच्चा आप लोगों को? कोई इश्यू है क्या यहां तक? नो सर, कोई इश्यू नहीं है। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज इस सेमिनार के बाद आप एक बार मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा कि ये सेमिनार आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा या नहीं रहा। इज दैट इट वाज फ्रूटफुल और नॉट फॉर यू? ठीक है, और इस सेमिनार से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो बच्चा, कि यहाँ पर अगर किसी को कोई डाउट रहा हो तो, जीएसटी से रिलेटेड किसी को कोई डाउट रहा हो तो प्लीज पूछ लो फटाफट से। इज देयर एनी डाउट इन इज रिलेटेड विद जीएसटी? हैव यू एनी डाउट इन जीएसटी? नो? नो? अच्छा, चलिए बताइए, जीएसटी सबसे पहले जीएसटी कौन सी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था? विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस जीएसटी इन द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इन इंडिया हितांश, नॉट कांग्रेस गवर्नमेंट, नॉट कांग्रेस गवर्नमेंट बच्चा। ये देखो, इन 2000 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री Atal Bihari Vajpayee set up a committee which was headed by Asim Das Gupta. The committee was given a task of designing and establishing the GST model which suits the Indian federal structure well. It was also given a task for designing the back end system for the effective implementation of GST rollout. तो बीजेपी गवर्नमेंट उस टाइम पर थी, ठीक है, लेकिन 2005 के अंदर बहुत सारे स्टेट्स ने अपने यहां पर वेट एप्लीकेबल कर दिया था। वेट वाज द रेवेन्यू पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, और उस टाइम पर अपने यहां पर स्टेट गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। तो वेट जब एप्लीकेबल हुआ था तो वेट में उन्होंने कहा कि जितने भी गुड्स का ट्रेडिंग होगा विद इन द स्टेट, एक स्टेट में भिलवाड़ा से अजमेर चले गए, भिलवाड़ा से नागौर चले गए, या एक ही स्टेट के अंदर जितना भी हम लोग गुड्स में डील करेंगे, गुड्स को सेल और परचेज करेंगे, उस पर हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया तो वहां पर सेंट्रल वेट लगेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उस पर एक्साइज लगेगा, अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा, अगर एंटरटेनमेंट पर्पज से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पर एंटरटेनमेंट लगेगा, एडवर्टीजमेंट पर टैक्स अलग लगेगा, अगर कोई मूवी शो हो रही है तो उस मूवी पर एंटरटेनमेंट टैक्स अलग लगेगा। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुआ करते थे। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हटाने के लिए एक सिंगल टैक्स विंडो स्टार्ट करना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसको कहा गया, क्या कहा, क्या कहा उसे?
जीएसटी, वेरी गुड। तो जीएसटी के लिए एक बात कही गई, दैट इज जीएसटी इज वन टैक्स वन नेशन। ठीक है, अब ये देखो, आफ्टर implementation of weight at central level, government was India was keen to introduce weight at the state level. The implementation of weight somehow overshadows the discussion on GST. Somewhere in between, the केलकर टास्क फोर्स एक कमिटी बनाई गई थी। उन्होंने कहा कि सर जीएसटी को वेट के प्रिंसिपल पर ही एप्लीकेबल करना चाहिए, जहां पर हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सके, जहां पर डबल टैक्सेशन सिस्टम ना हो, जहां पर कैश कटिंग इफेक्ट ना हो। It point out that there is no doubt that India has a steady momentum regarding reforms and taxation. लेकिन केलकर के रिकमेंडेशन के बाद में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, जब मनमोहन गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर 2006-7 में उन्होंने अपने बजट में ये कहा था कि 2010 तक कैसे भी करके हम लोग इंडिया में जीएसटी को एप्लीकेबल कर देंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी बहुत जरूरी है और हम कर देंगे 2010 तक कैसे भी करके। और 2011 में, 12 में, 13 में उन्होंने जीएसटी एक्ट पर बहुत सारा काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि टैक्स जो होगा वो 3 पार्ट्स में बांटा जाएगा जीएसटी। एक होगा एसजीएसटी, एक होगा सीजीएसटी, एक होगा आईजीएसटी। एसजीएसटी इट मींस जब कोई पर्सन एक स्टेट से उसी स्टेट के अंदर, मतलब विद इन अ स्टेट, अगर कोई पर्सन अपने गुड्स को सेल परचेज करेगा तो उसको एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों पे करना पड़ेगा। मतलब अगर वेट जीएसटी का अमाउंट है 18%, तो 9% उसे एसजीएसटी पे करना पड़ेगा और 9% ही उसे सीजीएसटी पे करना पड़ेगा। CGST stands that Central Goods and Services Tax, SGST stands that State Goods and Services Tax। लेकिन अगर कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर कोई गुड्स और परचेज कर रहा है तो उसको हम लोग आईजीएसटी में रखेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या कहेंगे इसको? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके अंदर दो तो स्टेट्स इंक्लूड होगी। सर कौन कौन सी? एक स्टेट जो सेल कर रही है, सपोज राजस्थान से मध्य प्रदेश कोई गुड्स सेल किया है, तो एक स्टेट तो वो जो सेल कर रही है, एक स्टेट वो जो परचेज कर रही है, और इसके अंदर तीसरी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर दो तो स्टेट आ गई और प्लस एक सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। तो इस तरीके से इस पूरे जीएसटी के सिस्टम को बनाया गया ताकि स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू लॉस ना हो और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू लॉस ना हो। क्लियर है फंडा? कोई डाउट? Shall we conclude today's seminar? Shall we conclude? Okay, thank you students. Thank you so much for today's attention. Thank you. Goodbye. पार्टिसिपेंट्स में जाके देखूं कि कौन कौन आया था क्लास में। अच्छा, कोई बात नहीं। हर्षित, नमन, मान, अक्षिता, राहुल शर्मा आया था 2 मिनट पहले। अव्वल, रियान, निखिल बम्बानी, हनी। कोई रहने होते हैं यार, कोई मतलब नहीं है वहाँ।